डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, यानी क्लास 10 की केमिस्ट्री में आप आग लगा देने वाले हो, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा बेसिक जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। और अगर आपको वो बेसिक ही नहीं आता तो क्लास 10 की केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही होगी। देखो, क्लास 10 की केमिस्ट्री जैसे ही आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, काफी सारी चीज ऐसी आएगी जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। अगर आपने वो नहीं कवर कर रखा तो क्लास 10 की केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होने वाली है और आप ये सोचोगे कि मेरे को केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है, केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, उससे डरोगे और लास्ट में सोचोगे कि मैं रट के लास्ट में पास हो जाऊंगा, बस इतना सोच लेते हैं हम। लेकिन क्यों ना हम रटने के बजाय उसके बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर दे। सो इस वीडियो में मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी चीजें लाया हूँ। एक ही वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो भी बच्चों का बेसिक वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको केमिस्ट्री से प्यार करा दूंगा। मैं क्या करा दूंगा आपको? केमिस्ट्री से प्यार। पप्पी लेना केमिस्ट्री की, उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन शर्त ये है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखोगे, क्योंकि आधे पे छोड़ के जाओगे तो आधी बेसिक पूरी होगी, फिर आधे पे टंगे रह जाओगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में बेसिक पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा और मैं कोई भी ये बात नहीं बोलूंगा। मैंने आपको पहले ही वादा किया है कि किसी भी वीडियो में मैं ये नहीं बोलने वाला हूं आपको कि जैसा कि आपने ये चीज 9th क्लास में पढ़ लिया होगा और मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी 9th क्लास में चीजें होंगी और 10th क्लास में यूज हो रही होंगी वो सारी की सारी चीज मैं यहीं पे करा रहा हूँगा, सारी वीडियो में मैं करा रहा हूँगा। जो भी चीज यूज होगी तो किसी भी बच्चों को कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है केमिस्ट्री में तो वो भी इस वीडियो को देख के पूरा कर सकता है। किसी को थोड़ा बहुत आता है तो उसको रिवीजन हो जाएगा और तगड़ा कर सकता है वो केमिस्ट्री में। जिसको आता भी है तो और अच्छा ही हो जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के केमिस्ट्री का बेसिक। तो सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है केमिकल फॉर्मूले बनाना। जैसे क्लास 10 की केमिस्ट्री में आप देखोगे, ताका झाकी करोगे, सारे के सारे चैप्टर्स में देखते जाओगे, सो बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलेज हैं। बहुत सारे क्या है? केमिकल फॉर्मूलेज हैं जिसको आप रट लेते हो, लेकिन समझ लोगे ना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस केमिकल फॉर्मूले बनाने समझ लिए, सारे के सारे बन जाएंगे। नहीं तो 50-60 केमिकल फॉर्मूले रट लो या फिर एक समझ के सारे उड़ा डालो। तो ऐसा है, समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना अनिवार्य है। सो बकवास ज्यादा कर लेता हूं ना मैं कभी कभार। सो सीधे पॉइंट की बातें करते हैं। केमिकल फॉर्मूले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। लेकिन केमिकल फॉर्मूले से भी पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो, बहुत बच्चों को तो वो चीज पता होगी, लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वो भी ना पता हो। तो मैं बेसिक का भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि केमिकल फॉर्मूले हमें पढ़ाना है, हमें पढ़ना भी है। तो केमिकल फॉर्मूले को मैं पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन उससे पहले भी जो चीज यूज होगी उसको मैं सबसे पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में क्या याद रखना होगा? 1 से 20 तक के एलिमेंट्स सारे बच्चों को याद होना ही चाहिए, उसके सिंबल के साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे 1 से 20 तक आपको पूरे याद होने चाहिए। विद सिंबल आपको याद होना चाहिए। चार्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, यहां से आप याद कर सकते हो। आपने 9th में भी ये चीजें पढ़ी हुई थी। देखो, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ याद कर लो, उसको याद कर ही लो, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं बोल दूंगा सारी चीज समझने वाले, कुछ चीज आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, विद सिंबल आपको याद होना चाहिए। कि कोई भी पूछ देगा 11वें एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है, तो क्या बोलोगे? सोडियम। उसका सिंबल क्या होता है? Na, है ना। तो सिंबल, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट, ये तीनों के तीनों आपको याद होने ही चाहिए। सेकंड चीज हम बातें हैं, उम्मीद है आप याद कर लोगे इसको। अब सेकंड चीज अब हम इस पे आते हैं कि जो एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? एटॉमिक नंबर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 20 तक जो भी पढ़े हैं ना, वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और इट इज फर्दर बराबर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये फर्दर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, वैसे न्यूट्रॉन भी होगा, उसकी बातें हम नहीं करेंगे, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन जितना भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। याद रखना, इलेक्ट्रॉन तभी ट्रू होता है जब ये एटम की बात करें, और हम एटम की तो बातें कर रहे हैं जब आयंस की बातें करते हैं। आयंस का मतलब जो उसमें चार्ज वगैरह आ जाता है
उसकी हम जब बात करते हैं तो ये चीज ट्रू नहीं होती है, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं हम, तो आइटम की बात कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? एटम की, आइटम की नहीं। सो एटम की बातें जब हम करते हैं तो उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? 8 ही होंगे। सोडियम का बोलूं एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8। जोर से बोलो भाई, जय माता दी। सो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है और उसी के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई है आपको? वैसे प्रोटॉन से अभी लेना देना नहीं है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम समझने वाले हैं। समझने वाली बात। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बातें करेंगे, चिंता मत करो। देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन है, चलो एटम में इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है? जैसे कि आप भी कहीं ना कहीं रहते होगे, आपका भी कोई एड्रेस होगा कि कहाँ रहते हो आप। वैसे इलेक्ट्रॉन का भी तो कोई एड्रेस होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। चलो किस कमरे में, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मैं बोलूं वो आदमी कहाँ रहता है, मैंने बता दिया हाँ पे, हाँ भाई इस मकान में रहता है। अच्छा इस मकान में भी रहता है तो किस कमरे में रहता है, ये भी बातें करेंगे, है ना, यानी किस शेल में रहता है, वो भी हम चीजें बातें करेंगे। जैसे कि ये एटम है, ये बीच में होता है न्यूक्लियस, आपको पता होगा उम्मीद है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, जिसकी बात हम नहीं करने वाले हैं, कोई काम नहीं है। न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें क्या होता है? बहुत सारी शेल्स होती हैं। क्या होती है? बहुत सारी शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इन शेल्स के अंदर, ठीक है। ये ऑर्बिट्स भी कहते हैं इनको। इन शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है? इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर रहता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल्स में रहते हैं उसकी बात अभी हम करेंगे, क्योंकि दिमाग लगाओ, ये वाला शेल है काफी छोटा, दिमाग लगाओ, ये शेल थोड़ा और बड़ा हो गया, ये शेल और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा होते जाएगा। तो जितना ज्यादा बड़ा शेल होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे ना उसमें। अब बताओ, जितना बड़ा कमरा उतने ज्यादा लोग उसमें रह पाएंगे। वैसे ही समझ सकते हो, जितने ज्यादा शेल बड़ा होगा उतने ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस शेल में, इस सेल में, इस सेल में आखिर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। चलो वो भी मैं अभी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कभी भी ये मत बोलना, मैं ये अगर बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ इस वाले एटम में इसमें कितने शेल्स होंगे, तो हमेशा याद रखना शेल्स का नंबर इनफाइनाइट होता है। शेल्स का नंबर हमेशा ही इनफाइनाइट होता है, मतलब अनगिनत ही चलते जाता है। बस हमें लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं होता। शेल्स तो बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में होता है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना सिर्फ उससे होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने अगर बात किया इसमें है इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है इलेक्ट्रॉन मान लो, तो उससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। और भी शेल्स है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बात? इनफाइनाइट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उससे है जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रही बात? ओके, सो अब हम बात करते हैं। देखो इसको पहले वाले को बोलते हैं के शेल, इसको बोलते हैं एल शेल, अगले वाले को एम, इसके अगले वाले को एन शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अगले वाले को एन शेल बोलते हैं। और भाई क्लास 10 की केमिस्ट्री में इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। के एल एम एन दैट्स ओ एनफ, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। बस इतना याद रखो, 4 शेल का ही आपको यूज होगा, ठीक है ना। तो चलो अब हम बात करते हैं किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। याद रख लिया ना, पहले वाला शेल कौन सा होता है? के, फिर एल, फिर एम आता है, एंड देन क्या आता है? एन आता है, ठीक है। सो अब हम देखो क्या बातें करेंगे, किस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक फॉर्मूला याद रख लो। क्या याद रखो? फॉर्मूला नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी शेल, प्रेजेंट इन एनी शेल, किसी भी शेल में प्रेजेंट इन एनी शेल, तो वो किसके बराबर होता है? ये इट इज ऑलवेज बराबर टू 2n²। यानी n क्या है यहाँ पे? वेयर n इज द शेल नंबर, n इज द शेल नंबर, यानी शेल का नंबर। जैसे मैं बात करूं, अभी मैंने बात किया था ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ये के शेल था, ये एल शेल था ना, ये एम भी था, एन भी था। मैं बात करूं के शेल का में एन की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये यहाँ से पहले नंबर पे है ना, तो एन की वैल्यू 1। ऐसी एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है। एम के लिए 3, एन के लिए 4, बस इससे ज्यादा नहीं करने वाले हम, है ना। सो किसी भी शेल में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो उसी फॉर्मूले को यूज करके अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन पहला के शेल में अगर निकालूं, देखो के शेल में अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो 2n² ही यूज करोगे। के शेल के लिए n की वैल्यू बताओ क्या होगी, पहला नंबर है तो 1 होगी, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि के शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि घर उसका छोटा है ना। अब देखो अगला क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के एल शेल। एल शेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n² है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8। यानी कि एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ऐसे कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। चलो इसको हम मिटा देना। अच्छा, ऐसे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा 2n²। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो क्या आ जाएगा 3 3 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 आ सकते हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा, इन एन शेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इंटू n का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बस इससे ज्यादा आपको इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। के में मैक्सिमम 2, एल में 8, फिर एम में 18 और एन में 32। क्या याद रखोगे, 2, 8, 18 एंड 32। हालांकि 18 32 का भी यूज नहीं होता है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। क्या याद रखना है, 2, 8, 18 एंड 32 ए एल एम है, इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बात यह है, एक रूल हमेशा याद रखना, चाहे किसी में कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना आ रहे हों, लेकिन एक रूल हमेशा याद रखना, अगर कोई सा शेल लास्ट शेल की तरह बिहेव करे तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ये रूल है, ये क्या है, एक लॉ है, इसको ध्यान से समझना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मानता हूं, लेकिन ध्यान से समझना। मान लेते हैं एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मान लेते हैं क्या आती है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर यही एम शेल लास्ट शेल की तरह बिहेव करने लग जाए, आखिरी शेल की तरह, मतलब एम शेल प्रेजेंट ही ना हो, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन हो ही ना, एम शेल ही लास्ट बन जाए, तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। यानी इस रूल को हमेशा याद रख लो, दिस लॉ ऑलवेज वैलिड, इसको याद रख लो। एनी शेल, इफ एनी शेल बिहेव्स एज अ लास्ट शेल, इफ एनी शेल, हेलो का मतलब बोलो, इफ एनी शेल behaves as a last shell, अगर ऐसा होता है then maximum number of electrons present in that shell is always बराबर to 8 से ज्यादा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते। समझ में आई बात। और मैं बता दूं 18 और 32 का इसीलिए यूज ही नहीं होता। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताऊंगा ना, इस लॉ को याद रख लो। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे ही बताऊंगा, इसको दोबारा बताऊंगा, फिर वहां पे फील आएगा, ठीक है ना, वहां पे फील आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन करूंगा ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, उम्मीद है इतना समझ आया होगा। अरे बोलो भाई, समझ आया कि नहीं। एंड अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाम वैसे थोड़ा हार्ड लगता है ना, क्या है, नाम थोड़ा देखने में तो हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड है नहीं। क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। कि जैसे कि मैंने मान लिया आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18 ही आएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन 18 है, एक ही शेल में 18 भर दूं क्या, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या 2 शेल में भर दूं, ऐसा नहीं होगा ना। किस शेल में कितने भरने वो तो मैंने बता ही दिया, तो उसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कि हाँ, इस शेल में इतने भरो, इस शेल में इतने भरो, इसमें इतने भरो, है ना, इस कमरे में इतने लोग जाओ, इसमें इतने लोग जाओ। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्स। ओके, अच्छा जी, जैसे कि मैंने बात किया, ये एक आइटम है, यानी ये एटम है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाता है के शेल, यहाँ पे एल शेल, यहाँ पे एम शेल, एन शेल, ऐसे आता रहता है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ हाइड्रोजन की, क्या बात करूं, हाइड्रोजन की। अगला बात करूं, चलो पहले हाइड्रोजन का कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपल 1। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे एक और चीज बातें कर लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे बात कर लेते हैं वैलेंस की। क्या बातें कर लेते हैं, वैलेंस की, ठीक है ना।
अब देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि अच्छा हाइड्रोजन है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि 9th क्लास में मैं इसको ज्यादा डीपली पढ़ाता हूँ। 10th क्लास में सिर्फ उतना बताना है हमको जो यूज हो, फालतू में क्यों पढ़ना है ना, फालतू भी पढ़ना बेकार है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्स, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वहां पे आ जाएगी वैलेंसी। लेकिन उससे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे सिंपल लिख दोगे 1। क्या लिख दोगे? सिंपल 1। अच्छा, अगला जैसे मैं बात करूं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, तो उसका पहले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2। 2 क्यों आएगा? ये देखो, ये बता रहा है शेल, ये क्या बता रहा है? शेल। ये है पहली शेल, पहली शेल में फर्स्ट आ जाएगा, पहली शेल में फर्स्ट आ जाएगा। और पहली शेल में 2 आ सकते हैं ना, मैक्सिमम 2 तो आ ही सकते हैं। अब देखो अगला जैसे आ गया हमारे पास लिथियम, लिथियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं, और उस 3 को मैं पहली शेल में नहीं डाल सकता, पहली शेल में नहीं डाल सकता, तो पहली में मैं कितने डालूंगा? 2 डाल सकते हैं ना पहली में मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं, लेकिन है कितनी? 3, तो कोई नहीं, कॉमा लगा के 1 आगे डाल दो। इसका मतलब क्या है? पहली वाली शेल के शेल है, पहली वाली शेल कौन सी है? के शेल है, जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो जैसे ही ये 3 हुआ वैसे ही अगले शेल में ये क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, यानी कि ये एस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे ही अगला अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अगला क्या आता है? बेरिलियम। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 2,2। सही बात है ना, 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2, अगले में भी 2। ऐसे ही क्या आ जाएगा? बोरोन, इसमें क्या आ जाएगा? 2,3, क्योंकि एल शेल में तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। अरे मेरी बात समझ लो ध्यान से। अच्छा, इतना तो चलो आ गई आपको बात समझ, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्या होता है पहले यहाँ पर डब्बे में हल्का सा लिख देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको जल्दी से डब्बे में पैक कर लो, नहीं तो ये भाग जाएगा, ठीक है ना। वैलेंसी क्या होती है ये भी बता देता हूँ, उसके बाद हम सबके निकाल के देख लेंगे, ऐसे की तैसे कर देंगे एक एक। देखो वैलेंसी के लिए मैं अब बता रहा हूँ, वैलेंसी के लिए इफ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो वैलेंसी भी पता लग जाएगा। कैसे? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बराबर टू 1, 2, 3, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ही होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 होता है, देन उसकी जो वैलेंसी होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होती है। ये लिख लो, अभी मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 होता है तो वैलेंसी भी उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बराबर होती है। लेकिन इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बराबर टू 5, 6, 7, 8, देन उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। क्या कर दो? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे, यानी जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा उसको 8 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इस 3 डब्बे को पैक करके रख लो अच्छे तरीके से, दिमाग में रख लिया, ठीक है ना। मिटा दो अब इसको मिटा देते हैं और ध्यान से अपने कॉपी में लिखते रहो, है ना। फिर अभी हम सबका निकालते हैं एक एक करके, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बोला? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अरे इसका पहला भी यही है, आखिरिया भी यही है, यानी कि पहला शेल भी यही है, आखिरी भी यही है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अरे भाई इसमें आखिरी शेल में 2, ठीक है। इसमें आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अरे 1 है, ये पहला शेल है, दूसरा आखिरी तो ये है ना, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? 1। आखिरी वाला देख लो बस, इसमें क्या आ जाएगा? 2, और इसमें क्या आ जाएगा? 3। 3 को कर दो फ्री, क्योंकि तुम हो स्त्री, तुम स्त्री हो। बताओ सारे के सारे। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर ये पता हो तो वो भी पता होगा ना। 2 कंडीशन बताई थी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 होता है तो वैलेंसी सेम होती है। अगर 5, 6, 7, 8 होता है तो उसमें से 8 में से माइनस कर देते हैं। अब देखो 1, 2, 3, 4 ही है, तो वैलेंसी क्या यही हो जाएगी? 1, 2, 3। वैलेंसी भी इसकी कितनी हो जाएगी? जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन है, वो है हीलियम है। हीलियम में वैलेंसी 0 होती है। हीलियम की वैलेंसी क्या होती है? 0। हमेशा याद रखना, अगर कोई सा शेल फुल्ली फिल्ड है, अगर उसमें पूरा भरा हुआ शेल है, तो उसमें वैलेंसी हमेशा 0 आती है।
उसकी वैलेंसी हमेशा क्या आती है, 0। देखो बाकी सारे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें फुल्ली फिल होगा 8 में, तो 8 माइनस 8 करोगे 0 आएगा, पर इसमें माइनस करोगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए ये एक्सेप्शन बन जाता है सिर्फ हीलियम के केस में, क्योंकि हीलियम का डबलेट पूरा होता है, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन में ही ये भर जाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी याद रखना, बस इसकी वैलेंसी याद रखना, ये एक्सेप्शन है, इसकी वैलेंसी होती है 0। समझ में आई बात। बाकी सब देखो अभी हम करते हैं, 20 तक के सारे कर लेते हैं, कर ले भाई, कर लेना, रुकोगे तो नहीं ना। देखो अगला क्या है हमारे पास, सिक्स क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10। अब जल्दी जल्दी करते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना, पहले में 2 अगले में 4, क्योंकि टोटल है 6। अगला क्या आ जाएगा, पहले में 2 अगले में 5, अगर पहले में 2 अगले में 6, पहले में 2 अगले में 7, पहले में 2 अगले में 8। ओए 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 ओए, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, आखिरी शब्द देख लो, 4 है तो 4 आ जाएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, सिंपल है। अब देखो वैलेंसी कैसे देखते हैं, अगर ये 1 2 3 4 है तो सेम हो जाएगा, यानी 4 है तो सेम, लेकिन अगर 5 6 7 8 है तो उसको 8 में से क्या कर दोगे, माइनस, तो 8 में से 5 माइनस करोगे 3, 8 में से 6 माइनस करोगे 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 इसकी 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये देखो ये भरा हुआ शेल है, एल शेल याद करो, 8 होते हैं तो भर जाता है ना, ऐसे ही हीलियम में इसलिए बताया था मैंने, इसमें तो 8 माइनस 8 भी कर देते हो तब भी 0 आ जाता है, समझ गए। अब देखो ये वाला शेल भी भर चुका है, अब और इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो अगला शेल आएगा, क्या आएगा, अगला शेल आएगा, ठीक है, तो 10 हो गए हमारे पास टोटल 20 के करा देते हैं, करा देना। देखो 11 12 13 मेरा, 14 एंड 15, ये शब्द को देखो 11 12 13 14, इसको हिंदी में नहीं बोलना और बेकार है। अब देखो 11वें पे क्या होता है, सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, एंड देन आता है हमारे पास फास्फोरस। समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या करोगे, 2,8 तो होएगा ही होएगा, लेकिन इसमें 10 हो गए, टोटल कितने 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 11। अच्छा जी, लेकिन 11वां कहां जाएगा, अगले शेल में चले जाएगा यार। फिर क्या, इसमें भी 282, इसका क्या आ जाएगा 283, इसका क्या आ जाएगा 284, देन क्या आ जाएगा हमारे पास 285। ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, आखिरी वाला देख लो, आखिरी में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। वैलेंसी कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 है तो सेम कर दो, 1 2 3 4, और 5 है तो 8 में से माइनस कर दोगे, यानी 3 आ जाएगा। वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं आएगी, तुम्हारे सिलेबस में जितना है। अब देखो 5 और चीजें बची हैं, मतलब 5 और एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, उनके भी जल्दी से जल्दी हम कर लेते हैं, कर लेना, जल्दी से जल्दी करते हैं हम। तो 5 मतलब 16 17 18 19 एंड 20। अब देखो 16 पे क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस देन सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसका क्या है 2,8,6, फिर 2,8,7, 2,8,8। अब देखो ये भी भर गया, भर गया, ऐसे कैसे भर गया, इसमें तो 18 आ सकते हैं, लेकिन याद करो मैंने वो लॉ क्या बताया था, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैं इसको 2, इसमें 9 है तो 2,8,9 भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा यार मेरी जान, ध्यान से समझो, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी देखो ये वाला शेल आखिरी शेल है या नहीं, तो मैंने वो रूल क्या बताया था कि अगर कोई सा शेल आखिरी शेल की तरह बिहेव करता है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, भले उसमें 18 की औकात हो, 32 की औकात हो, लेकिन अगर वो आखिरी शेल में है तो 8 से ज्यादा नहीं आ सकता, इसलिए तो बोलो 8 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 8 ही आएगा, तो अगले में ट्रांसफर हो जाएगा 1, तो अगला भी ऐसे होगा 2,8,8,2। तो हम सिंपल ये याद रख सकते हैं कि भले 18 32 ही क्यों ना भाड़ में जाए, सिंपल हम ये याद रख सकते हैं कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें किसी में भरने ही नहीं है ना, ये याद रख सकते हो आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे सिंपल निकाल लोगे, 6 7 8, इसमें क्या आ जाएगा 1 एंड 2। वैलेंसी कैसे निकालोगे, इसमें माइनस करोगे 8 - 6 2, इसमें 1, इसमें 0, और ये सिंपल 1 और 2 ही रह जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है समाप्त, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समाप्त हो गया, वैलेंसी भी समाप्त हो गया। याद रखो केमिकल फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात। वैलेंसी जब तक नहीं आएगी केमिकल फॉर्मूला नहीं कर सकते, वैलेंसी हमने सीख ली, वैलेंसी हमने सीख ली, बताओ कितना आसान था। लेकिन हमने ये वैलेंसी तो सीख ली, लेकिन कुछ वैलेंसी ऐसी होती है जो आयंस की होती है,
वो आपको याद रखनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ वैलेंसी जो 9th क्लास में एक चार्ट था, जिसको आपने चार्टा नहीं था उस समय, लेकिन अब चार्ट लेना, क्या कर लेना, अब तो चार्टने का वक्त आया है, क्योंकि 10th क्लास है ये, है ना। तो चार्ट के उल्टा हो जाना। क्यों उल्टा होना, क्योंकि उल्टा नहीं होगे, सीधा रख के चार्टोगे तो टुर्रम टुर्रम टुर हो जाएगा, उल्टा होगे तभी तो दिमाग में जाएगा, दिमाग लगा वो चार्ट के उल्टा हो जाना है। अब ध्यान से समझना, ये जो चार्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इस चार्ट को जरा ध्यान से देखना। इसमें आयंस की बहुत सारी वैलेंसी है, जैसे कि सल्फेट, फोस्फेट, नाइट्रेट, है ना, इन सब की वैलेंसी है। इन सब की वैलेंसी आपको याद रखना है। अच्छा, वैलेंसी कहाँ लिखी हुई है, जो ऊपर चार्ज है ना, लिखा होगा कहीं +1, +2, -1, -2, जो भी लिखा होगा, जो चार्ज है उसको भाई में जाए माइनस प्लस का साइन, उसमें नंबर देखो, और कोई नंबर नहीं लिखा हो तो 1 मानोगे, है ना। कोई नंबर नहीं लिखा हो तो जैसे इसमें लिखा होगा OH-, इसका मतलब है माइनस का आगे 1 लगा हुआ है, इसके माइनस प्लस भाड़ में जाए। वैलेंसी क्या है इसकी, 1 है। वैलेंसी याद रखना है 1। वैलेंसी याद नहीं रखोगे तो काम नहीं चलने वाला है। इसलिए चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट याद करना, और दिक्कत होती है इसमें दिक्कत होती है, तो इसको आपको याद रखना है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, वो इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं ना। अब यहाँ पे एक बात और देखना, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले कॉलम में ये भी दिखा होगा कॉपर, आयरन, इनके आगे 1 2 लिखा होगा, 2 3 ऐसे करके लिखा होगा कि कॉपर की वैलेंसी क्या होती है। इसमें 2 वैलेंसी होती है कॉपर की, आयरन की 2 वैलेंसी होती है। ये कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। आयरन की बात अगर मैं करें, आयरन की बात है, आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है, आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है। इसकी 2 वैलेंसी होती है। इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। एक वैलेंसी अगर मैं बात करूं, इसकी 2 भी होती है। क्या होती है, वैलेंसी 2 भी होती है। उसके आगे 2 लिखा होगा ऐसे करके, है ना, ऐसे करके क्या लिखा होगा, 2 लिखा होगा। इसके आगे ऐसे 2 लिखा होता है। 3 होती है तो 3 लिखा होता है, समझ गए। ये छोड़ो अभी। वैलेंसी जब 2 होती है तो इसको हम फेरस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फेरस पढ़ते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा FeSO4, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहा जाता है। कैसे बना ये फॉर्मूला भी बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 नहीं होती है, 2 भी होती है और 3 भी होती है, तो इसको हम पढ़ते हैं फेरिक। आपने सुना होगा Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है, जो यहाँ लिखा होता है। इसमें आयरन की वैलेंसी 2 से 2 कट गया, वो केमिकल फॉर्मूले में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही कॉपर की केस में होता है। ऐसे किसकी केस में होता है, कॉपर की केस में होता है। उसकी भी देखो, दिमाग लगाओ, 2 वैलेंसी लिखी होगी। कॉपर की वैलेंसी अगर 1 होती है, क्या होती है, कॉपर की वैलेंसी 1 और 2, इसमें 1 और 2 होता है, आयरन में 2 और 3 होता है ना। तो उसको हम पढ़ते क्या है, अगर 1 होती है तो उसको पढ़ते हैं कुप्रस। क्या पढ़ते हैं, कुप्रस पढ़ते हैं। और 2 होती है तो उसको पढ़ते हैं कुप्रिक। क्या पढ़ते हैं, कुप्रिक। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई है आपको, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लिया करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। इतनी बात हम समझ चुके हैं। सो यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, सबकी वैलेंसी आपको याद रखनी होगी। फोस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, इन सब की वैलेंसी आप याद कर लो। नहीं करोगे तो दिमाग खराब होगा, ठीक है। वैलेंसी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वैलेंसी हमें समझने वाली थी 1 से 20 तक के एलिमेंट्स की, वो तो हम समझ चुके, लेकिन कुछ चीजें मैंने बोला था याद करनी है, वो भी आप याद कर लो, ठीक है। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अब बनाते हैं। अब वक्त आ चुका है केमिकल फॉर्मूला समझने का, जो कि बहुत ही आसानी से लल्लन टॉप तरीके से करा सकता हूं मैं। कैसे करा सकता हूं, ध्यान से समझो। केमिकल फॉर्मूला वैलेंसी से सीखोगे। जैसे पानी का फॉर्मूला सुना होगा H2, सिंपल फॉर्मूले की बात करते हैं अभी। ये कैसे बना, ये बना है वैलेंसी से। अरे मेरी जान, ये वैलेंसी से बना है, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन लिखा है यहाँ पे, जिसकी वैलेंसी जो है नीचे लिख दो। हाइड्रोजन की क्या थी, 1, ऑक्सीजन की क्या थी, 2 थी। दिमाग लगाओ, वैलेंसी लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तो उसके लिए क्या था, 2,8 ऐसा था, 2,6 था। क्या था, 2,6। 2,6 इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन। और 8 - 6 करते हो तो क्या आ जाता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी आ जाती है। और क्रॉस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस, यानी H2O। इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी इस पे चिपका देते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए तो पानी का फॉर्मूला ऐसे बना है। समझ में आई बात, ऐसी बकबक नहीं कर रहा हूं मैं तब से, ये इतनी आसान चीज है अगर वैलेंसी समझ गए तो। जैसे अगला तुमने बहुत सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कैसे बना, अरे कार्बन का ये, ऑक्सीजन ये हो गया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ऑक्सीजन की भी बताइए 2 होती है। इसका जब क्रॉस करना, 2 इधर चले जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। और याद रखें, जब इसको ये कट रहा हो तो काट सकते हैं,
हैं, यानी 2 से ये 4 कट जाएगा, यानी CO2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CO2। कैसे बना? ऐसे बना, है ना। तो वैलेंसी आपको याद होना चाहिए। वैलेंसी याद होने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले एटॉमिक नंबर आना चाहिए। इसीलिए तो चीजें सीरीज वाइज मैंने पढ़ाई है। समझ में आई बात? ऐसी बकवास नहीं करते हैं हम, समझे ना। अभी कुछ चीजें मैं बता दूं, बस कुछ एग्जांपल करा देते हैं, बाकी आपको उम्मीद है आप समझ में आ चुका होगा। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं बात करूं, जो भी नंबर होगा हमें नहीं पता, क्वेश्चन फॉर्मूले बना रहे हैं, केमिकल फॉर्मूले। जैसे कि मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है हमको। सोडियम का हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे? अरे सोडियम है, सोडियम को Na कहते हैं। हाइड्रोक्साइड अभी बताओ, याद किया कि नहीं किया? उसको कहते हैं OH। क्या कहते हैं? OH। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, चिपकाओगे दोनों को तो NaOH ही तो आएगा। क्या आएगा? NaOH। अब देखो ये करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या बता रहा हूँ तुमको ध्यान से समझना। इसकी वैलेंसी इसके पास चिपका दो। जैसे वाटर की केस में क्या चिपकाया था? इसकी वैलेंसी इस पे चिपका दी थी 1 और इसकी 2 इस पे चिपका दी थी। तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम अब खेलेंगे। इसकी वैलेंसी इस पे चिपका देंगे, इसकी वैलेंसी इस पे चिपका देंगे। समझ में आई बात? ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं बात करूं सोडियम की जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर दूं, क्या कर दूं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? Mg। मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? Mg। हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और इसकी 1। फिर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कोई निकल लेते हैं एक बार। तो क्या करते हैं, इसमें 1 यहाँ चले जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। OH। अब देखो इस OH पूरे की वैलेंसी 2 है ना, तो यहाँ पे ऐसे 2 मत लिख देना, क्योंकि पूरे की है। पूरे के लिए हम लगाएंगे हम ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट, क्योंकि पूरे की वैलेंसी 2 है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, इसको पढ़ते कैसे हैं। जब ब्रैकेट आ जाएगा तो ऐसे पढ़ना, होल करके, होल लगाना है। MgOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं इसको? MgOH का होल ट्वाइस। अगर 3 आ जाता है तो होल थ्राइस पढ़ लेते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अल्यूमिनियम कर दूं, क्या कर दूं? अल्यूमिनियम लिख दूं यहाँ पे, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अल्यूमिनियम यहाँ और हाइड्रोक्साइड ये। मैंने क्या बोला? इसकी वैलेंसी इस पे चिपका दो, इसकी इस पे चिपका देते हैं। OH की वैलेंसी क्या बताई थी? 1 चिपका दी, कोई जरूरत नहीं लिखने की। अल्यूमिनियम की होती है 3, लेकिन इस पूरे पे लगाओगे ना 3, तो AlOH का होल थ्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AlOH का होल थ्राइस आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जिंक सल्फेट की, किसकी बात करूं? जिंक सल्फेट की। जिंक सल्फेट याद रखना, कुछ वैलेंसी आपको याद भी रखनी पड़ेगी। जिंक की याद रखना, ऐसे वैलेंसी होती है इसकी 2। क्या याद रखोगे? वैलेंसी जिंक की 2 होती है। अच्छा, जिंक सल्फेट अगर मैं करूंगा तो जिंक की 2 होती है, और सल्फेट SO4 बोलते हैं। याद किया कि नहीं? अच्छा, इसकी क्या होती है? SO4 की 2 होती है, यहाँ लिख दिया। जिंक की क्या होती है? 2। इस पूरे पे लिखोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि सेम है। तो जिंक ZnSO4 कहते हैं इसको, बहुत यूज होगा ये। जिंक सल्फेट बहुत यूज होने वाला है। अच्छा, ऐसे कॉपर सल्फेट, कोई सा भी फेरस सल्फेट बना सकते हो आप, है ना। तो ऐसी, जैसे अगर मैं बात करूं सिल्वर नाइट्रेट की, किसकी बात करें हम? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर की वैलेंसी आज से याद रखना क्या होती है? 1। काफी ये सारी चीज याद यूज होने वाली है, इसलिए बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा। तो सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है? 1। सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं। Ag यानी अबे गधे, है ना। कहती है ना पत्नी अपने पति को, Ag सुनो ना, वो कहती है अबे गधे सुन इधर, है ना। तो वैलेंसी इसकी क्या होती है? 1। तो क्या करोगे? सिल्वर Ag और NO3 नाइट्रेट हो गया। इन दोनों की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए लिखने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। और क्या हम लिख सकते हैं? और जैसे कि बात कर ले कैल्शियम कार्बोनेट, किसकी बात कर ले? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम को Ca, कार्बोनेट को CO3। इसकी वैलेंसी 2 और इसकी भी 2, दोनों की जब सेम हो जाए तो लिखने की जरूरत नहीं, कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ऐसी अगर मैं लिख दूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट को देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। क्या है? दोनों एक ही बात होता है, क्योंकि कैल्शियम को बोलते हैं Ca और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 कहते हैं। कार्बोनेट को CO3 और इसको HCO3, और इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है। तो इसकी 2 होगी तो वो यहाँ आ जाएगा, और इसकी 1 होती है वो यहाँ। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस ही आ जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड की, किसकी बात करें? कैल्शियम ऑक्साइड की, वो क्या आ जाएगा? कैल्शियम को Ca कहते हैं, ऑक्साइड के लिए O। दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे।
समझ में आई बात। ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब तो करते जाओ, मजा आ जाएगा। अब तो प्यार हो गया तो मैं मान लो हो गया। जो कैल्शियम, अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत यूज होने वाला है। ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca और इसको OH बोलते हैं। इसकी वैलेंसी 1 यहाँ चिपका दिया, इसकी 2 होती है, इस पूरे पे चिपका दिया CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? और कोई सा क्वेश्चन? अब देखो जैसे मान लो लेड नाइट्रेट है, क्या है? लेड नाइट्रेट है। आज से ये भी याद रखना कि जो लेड की वैलेंसी होती है वो होती है 2। क्या होती है? 2। लेड को Pb से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Pb से। नाइट्रेट को क्या कहते हैं? NO3। इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1 यहाँ चिपका दिया, इसकी 2 होती है, इसको यहाँ चिपका दोगे तो PbNO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस आ जाने वाला है। समझ में आएगी बात? ऐसे ही अब आप इसको मचा देने वाले हो क्लास 10th की केमिस्ट्री में। यू विल नाउ रॉक इन क्लास 10th केमिस्ट्री। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हो, यहाँ पे पहुंच चुके हो, तो अब आपको कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं होने वाली है। क्लास 10th की केमिस्ट्री से आपको उम्मीद है प्यार हो जाएगा। जैसे ही आप पढ़ने जाओगे, अभी और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, सो आपको प्यार मैं करा के ही रहूंगा। और इसका वादा है अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम बातें करेंगे कि कैसे प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करना सिखाऊंगा अगले एपिसोड में, ठीक है।